अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों। 79 पार्ट बी स्टार्ट करते हैं जी। एक अलग थलग सा काम रहता है हमारा, वो हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोग अपनी किताबों के वॉल्यूम 2 के पेज 749 पे आ जाए। ये ऐसे अलग से ही किया जाता है, इसलिए अलग से ही पढ़ा हुआ है किताब में, आपको नज़र आ रहा है। अच्छा जी, टैक्स वाले छोड़ें, अकाउंटिंग क्या कहती है, IFRS 16 क्या कहता है, IFRS 16 के अंदर लेसर को IFRS 16 क्या कहता है, लेसी को क्या कहता है, लेसर की कौन सी लीज, लेसी की कौन सी लीज, छोड़ दें इस बात को थोड़ी देर के लिए। सिर्फ टैक्स वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बताइए, टैक्स वाले छोड़े छोड़े कौन सा सवाल, फिलहाल इधर देखें। टैक्स वाले लेसी को क्या कहते हैं, हमने पढ़ा हुआ है, इतना तो हमें पता है। टैक्स वाले लेसी को क्या कहते हैं बताएं। हम IFRS 16 में क्या करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। टैक्स वाले लेसी को क्या कहते हैं, आपको हम अलाउ करेंगे P&L के अंदर रेंट रिसीव्ड, रेंटल पेड, आप रेंटल पेड लो एज अ डिडक्शन, ये टैक्स वाले कह रहे हैं, ठीक है। और बैलेंस शीट के अंदर क्या चीज शो करो, क्या चीज शो करो, टैक्स वाले लेसी को क्या कहते हैं, रेंटल पेड को तुम एक्सपेंस बनाओ, और बैलेंस शीट में तुम्हारा क्या एसेट नजर आए, जो पे करना है बस वो एक्सपेंस है, और वो हमारे इस राइट ऑफ यूज़ को किसी चीज़ में किसी खाते में लाते ही नहीं है। टैक्स वाले कहते हैं ये तुम्हारा एसेट है ही नहीं, ये तो लेसर का है जिसके नाम है। यानी टैक्स वाले की कहते हैं कि आप लेसी साहब सिर्फ रेंट पे को एज एन एक्सपेंस लेंगे और कोई एसेट वैसेट आपकी किताबों में नहीं आएगा। इसी तरह टैक्स वाले लेसर को भी कुछ कहते होंगे। अब आप सोच के बताएं, क्योंकि लेसर वाला सवाल हमने नहीं किया हुआ, इसलिए आप सोच के बताएं टैक्स वाले लेसर को क्या कहेंगे बैलेंस शीट के अंदर। भाई ऑपरेटिंग फाइनेंस, इन बातों का कोई पता नहीं टैक्स वालों को, ठीक है। टैक्स वाले लेसर को क्या कहेंगे बताएं सोच कर। बैलेंस शीट के अंदर तुम्हारा ये PPE है, ये तुम्हारा एसेट है। वो कह रहा है जी मैंने फाइनेंस लीज कर दी, उन्होंने कहा ये क्या होती है, मैंने एसेट लेसर को लेसी को दे दिया, उसका है। भाई ये हम नहीं मानते, तुम्हारे नाम है, तुम्हारा एसेट तुम्हारे PPE में नजर आए, जाहिर सी बात है टैक्स डिडक्शन अलाउ करेंगे तो PPE नजर आएगा, कॉस्ट माइनस अकोमोडेशन टैक्स वालों के हिसाब से। और P&L के अंदर क्या कहेंगे सोच के बताएं फिर। हाँ, इंटरेस्ट इनकम, पता नहीं वो ये बातें जो करते होते थे, इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट इनकम, लीज रिसीवेबल, ऐसी बातें तो टैक्स वाले मानते ही नहीं थे। वो तो सादा बात कहते थे कि इसने पेड को अलाउ करवाया है एज एन एक्सपेंस, तो तुम रिसीव को टैक्स करवाओ एज एन इनकम, रेंट रिसीव्ड को ले लो, और हमारे वाली डेप्रिसिएशन तुम्हें हम अलाउ करेंगे, हम अपनी टैक्स रूल्स वाली डेप्रिसिएशन तुम्हें अलाउ करेंगे, ठीक है। तो इतनी सी बात है जी, आज हमारी क्लास बस यही है, क्योंकि IFRS जाए नहीं IFRS 16 में जो हमने करना होता है वो हमें आता है। अब जब IAS 12 के साथ इसे मिक्स करेंगे तो क्या होगा, जो हमने अकाउंटिंग में किया है उसको उल्टा देंगे, वो हमें आता है। और टैक्स वाले क्या कहते हैं वो आपके सामने, गॉट इट। इसकी पिक्चर लें, नोट करें, जो भी करना है जल्दी करें। उसके बाद पेज नंबर 749 पर तशरीफ ले आए, और पेज नंबर 749 का एक साल में आपको करवाऊंगा, दूसरा साल आपका होमवर्क, फिर क्वेश्चन नंबर 1 का, फिर क्वेश्चन नंबर 1 का। हाँ तो क्या हुआ, ये कल कर लेना, परसों कर लेना, संडे को कर लेना, मुझे कोई मसला नहीं, ये तो वैसे भी अलग थलग लेक्चर है, इसका कोई मसला नहीं, कंसोलिडेशन के साथ इसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, कोई नहीं, कल कर लेना, परसों कर लेना जी, कोई जल्दी नहीं है। इंशाल्लाह समझा तो मैंने देना ही है, आपको थीम की समझ आ जानी है। उसके बाद बस एक बात बता दूंगा कि ये जब भी टाइम मिले, और ये संडे ही है, उसके बाद टाइम नहीं मिलना, आपको पता ही है कंसोलिडेशन जब से चला है हमें होश ही भूले हुए हैं। अब आगे आपको क्या लगता है, कंसोलिडेशन के बाद वाले कोई जो है वो खाला जी का घर है? नहीं, हर एक अपनी जगह पे एक बला है। अपना IFRS 15 शुरू होगा, वो अपनी जगह बला, फाइनल अकाउंट्स अपनी जगह बला है, 1037 अलग से, तकरीबन 30 नंबर का पर्चा पड़ा है आगे एक महीने के अंदर, तकरीबन 25 से 30, ठीक है। लो जी क्वेश्चन नंबर 1 असल में उसने 2 साल के लिए कहा है, ठीक है,
तो पॉज कर। अच्छा जी, 2005 और 2006 के लिए हमें ये जर्नल एंट्रीज करनी है इन द बुक्स ऑफ XYZ। तो 5 की एंट्रीज आप इंशाल्लाह कर लेंगे, मतलब मैंने वर्किंग करानी है, एंट्रीज तो सोल्यूशन के अंदर मौजूद हैं। 6 आपका होमवर्क बन जाएगा। फिर यही सवाल मैंने एरियर वाला आपको कराना है, एडवांस वाला आपका होमवर्क बन जाएगा, जब कभी कर लें, ठीक है। इसके साथ फिर एक पास पेपर भी मिलाऊंगा ताकि ये पैकेज पूरा हो जाए, ठीक है। तो लेट आने वाले ख़वातीन व हज़रात तवज्जो फरमाएं, हमने अभी तक सिर्फ इतनी सी बात की है, ज़रा गौर से देख लें कि टैक्स वाले लेसी से कहते हैं तुम्हें हम रेंटल पेड अलाउ करेंगे एज आ डिडक्शन, और बैलेंस शीट में तुम्हारे कोई भी एसेट नज़र नहीं आ सकता क्योंकि ये एसेट तुम्हारा है ही नहीं, ये तो लेसर का है। फिर टैक्स वाले लेसर से कहते हैं कि तुम्हारा ही एसेट है, तुम्हारी बैलेंस शीट में दिखेगा, तुम्हें हम रेंट रिसीव टैक्सेबल करवाएंगे और तुम्हें हम अपने रूल्स के हिसाब से डिडक्शन अलाउ करेंगे। ये टैक्स वाले कहते हैं लीज के मुतालिक, ठीक है। अब हमने IFRS 16 में जो पढ़ा हुआ है, वो जो भी पढ़ा हुआ है वो हमने उल्टा दिया करना है और टैक्स वालों की बात मानेंगे जब हम करंट टैक्स निकाल रहे होंगे या डेफर टैक्स की कैलकुलेशन कर रहे होंगे। ओके, सादा सी बात है। अब इसको अप्लाई करते हैं जी। XY लिमिटेड अ लेसर लीजेज इक्विपमेंट टू ABC विद अ फेयर वैल्यू ऑफ 37 इन टर्म्स ऑफ अ फाइनेंस लीज एग्रीमेंट। ये फाइनेंस लीज है, ठीक है। लीज बिगिंस ऑन 1 जनवरी 2005। देयर आर 5 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 10,000 ईच पेड एनुअली इन एरियर एट अ डिस्काउंट रेट, यानी कि इंटरेस्ट रेट जो कि 10% है। अगली बात तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले तो हम अब वो कर लें वर्किंग जो हम अकाउंटेंट्स ने कर रखी होती है, ठीक है। तो वर्किंग 1 क्या आएगा जी, याद है कुछ? सॉरी, लीज पेमेंट नहीं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। लेसर है ना, लेसर की फाइनेंस लीज है लेकिन सादा लेसर है, डीलर मैन्युफैक्चरर तो नहीं लग रहा ना, ठीक है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है जी। लीज पेमेंट्स किराया बता दें, 5 इंस्टॉलमेंट्स हैं 10-10 हज़ार की एरियर में, कोई और चीज़ इसके अलावा नहीं है, ठीक है। तो 10,000 इंटू 5 कितनी जी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट? 50,000। नेट इन्वेस्टमेंट यानी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो 10,000 इंटू 1 माइनस 1.1, 10% है, 10% है। अब इसके ऊपर तो कोई मसला नहीं, ये तो लीज की पहली क्लास वाला सवाल समझ लें, जब लेसर का पहला सवाल आपने किया होगा उस लेवल का सवाल है, सिर्फ टैक्स के साथ मिक्सिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए आसान काम है, बुला लिया आपको जी। कितनी किश्तें हैं, कितनी बार 10 आ रहा है? 5 दफ़ा डिवाइडेड बाय 0.1 जी, 3790। उसके बाद क्या किया करते थे जी हम? डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और बैलेंस। स्टार्टिंग पॉइंट होता था हमारा नेट इन्वेस्टमेंट 37,908। कब लीज स्टार्ट हो रही है? 1 जनवरी 2005। किराया एडवांस में है या एरियर में? तो पहला किराया 31 दिसंबर 5, दूसरा 31 दिसंबर 6, 2 ही साल है मेरे ख्याल में, काफ़ी है जी। इंस्टॉलमेंट्स हैं 10-10 हज़ार की, 10,001, 10,002। चलो एक और कर लो, आपकी वर्किंग भी पूरी कर दूं, करंट नॉन करंट तो निकालना होता है ना एंड पे, ठीक है। तो सारा करने की बहरहाल ज़रूरत नहीं है, 3 काफ़ी है जी। लगाओ 10%, 3791। अगर इंटरेस्ट है तो बैलेंस भूल तो नहीं गया, इसमें से इसको माइनस करना है, 31,699। लगाओ इस पे 10%, 31,700। नेक्स्ट 6,830 बैलेंस, दिस माइनस, हाँ 24। अच्छा होता है वैसे, कभी कभी पुराना टॉपिक जो आता है ना, रिवीजन हो रही होती है। ये तो कैलकुलेशन इतनी तेजी से हुआ करती थी, आज वो भी ज़रा फंस रही है, याद नहीं आ रहा किस में से क्या माइनस करना था जी। 2487 7513 कोई फैसला कर लो,
आप बच्चे 17356। चलो हम अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, हम अकाउंटेंट्स यहाँ से इंटरेस्ट लेकर सिर्फ पाँच करा रहा हूँ ना, हम अकाउंटेंट्स ने ये इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया होगा और नहीं सॉरी हम तो ये लेसर का सवाल है, वापस हाँ इंटरेस्ट है लेकिन एक्सपेंस नहीं, इनकम। हम अकाउंटेंट्स ने ये इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड की होगी और हम अकाउंटेंट्स ने कोई डेप्रिसिएशन नहीं ली होगी। बैलेंस शीट में हमारे कख भी नजर नहीं आएगा पीपीई की मद में, लेकिन लीज रिसीवेबल नजर आएगा। अब पहले हम क्या करते हैं, हम पहले क्या करेंगे, जरा ध्यान से सुन लें। करंट टैक्स में हमने जो अकाउंटिंग में किया वो उल्टा देंगे और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में जो हम अकाउंटेंट्स के हिसाब से नजर आना चाहिए पहले वो लिख देंगे, टैक्स की बात बाद में करते हैं, ठीक है। तो करंट टैक्स क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है, पेज नंबर 749, ठीक है जी, वॉल्यूम 2। तो करंट टैक्स की वर्किंग में पीबीटी पता नहीं सवाल में गिवन होगा, कहीं ना कहीं तो गिवन है कहीं। टैक्स एप्लीकेबल कितना है 35% और अकाउंटिंग प्रॉफिट दोनों साल्स का क्या है, अच्छा नहीं अलग अलग है, 6 का लाख है और 5 का मेरे साल का 1 लाख, लो जी 1,50,000। अच्छा अब मैंने क्या कहा है जी, हम अकाउंटेंट्स अगर लेसर है, लेसर तो लेसर क्या करता था, मेरे ख्याल में लेसर वाली समरी ओपन कर लेनी चाहिए, बहुत हेल्प मिलेगी। IFRS 16 याद है कितना अच्छे तरीके से किया था आपने कि नहीं याद, ऐसा कुछ किया भी था। ये भी एक टॉपिक था ओ शुरू में, और याद करें जब आप नए नए आए थे कैफ 5 में, आप कहते थे रोज का काम रोज करना है, उस जमाने की बात है भाई। आप एक्स्ट्रा क्लास में भी लेट आए हैं। ये सिंपल लेसर है लेकिन कौन सी लीज चल रही है, फाइनेंस लीज। सिंपल लेसर फाइनेंस लीज, जरा रिवाइज कर लेते हैं, भूल जाते हैं, बंदा बशर है, ठीक है, बहुत अरसा हो गया पड़े हुए। तो जो लेसर होता था फाइनेंस लीज में, वो क्या रिकॉर्ड करता था पीएनएल में, इंटरेस्ट इनकम, और बैलेंस शीट में नजर आता था लीज रिसीवेबल, और अगर एडवांस का सवाल होता था तो इंटरेस्ट रिसीवेबल, ठीक है। अब पीएनएल में जो हमने किया है, टैक्स के साथ मिक्स कर रहे हैं ना, पीएनएल में हमने जो किया है उसको उल्टाएंगे, यानी इंटरेस्ट इनकम को उल्टा देंगे, और बैलेंस शीट में जो नजर आना चाहिए अकाउंटिंग के हिसाब से वो हमने लिख लेना, कैरिंग अमाउंट, ठीक है। तो इनकम कौन सी, इंटरेस्ट इनकम लेस कर दें। अब 2005 के साल में, अच्छा ऐसा कर लें, थोड़ा सा इसको इधर रख लें, आपकी वर्किंग ऐसे जरा हो जाएगी, इकट्ठा ही हो जाएगा ना। ये 2005, चलो इधर रख लो 2005, आप 6 इससे आगे कर लेना, ऐसे बाद में भी हो सकता था, खैर चले जी। 2005 में पीबीटी कितना है, 1 लाख जी बच्चों। 2005, ये 2005 के साल का इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट इनकम लेसर ने रिकॉर्ड की होगी पीएनएल में। अभी दिखा के आ रहा हूं क्या करता था, कुछ याद आया, इसको उल्टा दो। अब इनकम है, उल्टाने के लिए क्या कर दिया, लेस, कितने से 3791, लो जी। स्टेप 1 ये हो गया। स्टेप 2 क्या करना है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन, मैं 31 दिसंबर 15 के लिए कर रहा हूं। कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस और टैक्स, रेट एक ही है, चलने दो। अब अकाउंटिंग के हिसाब से लेसर ने बैलेंस शीट में क्या शो किया होगा, लीज रिसीवेबल। अब उसके लिए क्या करते होते थे, याद करो, अपने साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगाते थे, ये करंट और ये नॉन करंट दोनों मिलाकर लीज रिसीवेबल बैलेंस शीट में शो करते थे ना, अलग अलग करते थे, यहां दोनों मिलाकर करेंगे, यही सिखाया हुआ है ना। तो यहां पर लिखवाओ 6830 प्लस 4869 जी 31699, ठीक हो गया जी। थोड़ा दूर कर, टैक्स बेस, डिफरेंस और टैक्स। अच्छा अब बच्चों यहां तक को मसला, इंटरेस्ट रिसीवेबल भी आ सकता था, लेकिन चूंकि ये सवाल एरियर का है तो नहीं आ रहा। आपके घर पे जो सवाल है
क्वेश्चन 2 जब भी कभी होमवर्क में करेंगे उसमें इंटरेस्ट रिसीवेबल भी आएगा। वो कैसे आएगा? वो इस साल का इंटरेस्ट इससे अगले दिन पे हो रहा होगा, ठीक है ना? और सही है यहां तक को मसला। तो अभी तक हमने क्या किया? सबसे पहले तो अपनी वर्किंग कर ली, उसके बाद हमने अकाउंटिंग में जो कर रखा था, P&L में जो कर रखा था करंट टैक्स में उसको उल्टा दिया और डेफर्ड टैक्स एज ऑन वाली वर्किंग के अंदर हमने इसको ले लिया, ठीक है? चलें आगे। अब बारी आती है टैक्स वालों। टैक्स वाले क्या कहते हैं? ये क्या होगा? टैक्स वाले क्या कहते हैं जी? टैक्स वाले लेसर को क्या कह रहे हैं? भाईजान आपकी बैलेंस शीट में ये आपका पीपीई है, अच्छा, और लीज रिसीवेबल वो तो ऐसी किसी चीज को मानते ही नहीं। इसका मतलब वो कह रहे हैं इसकी टैक्स बेस क्या है? जीरो। पहले भी जीरो ही होती थी, याद है? लीज लायबिलिटी, इंटरेस्ट पेएबल, लेसी के सवाल किए थे ना, जीरो। दूसरी बात वो ये क्या कह रहे हैं? आपका तो ये पीपीई होगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मैं ये टैक्स वालों की बात लाल रख रहा हूं, ठीक है? तो पीपीई में क्या आएगा आपके ख्याल में? ये जो एसेट खरीदा है वो जी, सॉरी, कैरिंग अमाउंट तो बात की बात है, चलो ठीक है, 1 बाय 1 चलते हैं, ठीक है? आप कह रहे हैं जी कि इसकी कैरिंग अमाउंट क्या आएगी? जीरो। क्यों जीरो आएगी? क्योंकि हम लेसर अगर अपनी किताबों से फाइनेंस लीज करता था तो अपनी किताबों से एसेट को निकाल देता था, तो उसकी किताबों में तो कोई पीपीई नहीं पड़ा होगा, ठीक है? लेकिन टैक्स वाले क्या कह रहे हैं कि भाईजान आपको हम ये एसेट आपका मानते हुए आपको अपने रूल्स वाली डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे, लेकिन आपको जो आपने इंटरेस्ट रिसीव किया है ये आपको हम टैक्सेबल भी करेंगे। इधर देखो, इंटरेस्ट नहीं, वो कहता था रेंट रिसीव, ठीक है? तो जो रेंट आपने रिसीव किया यानी कि पूरे का पूरा 10,000, उस 10,000 को क्या करवाएंगे ये? और बोलो, उस 10,000 को क्या करवाएंगे? एड बैक करवाएंगे। और एसिड की फेयर वैल्यू पर ही एसिड रिकॉर्ड होता है ना, तो ये फेयर वैल्यू जो एसिड की है यही पीपीई के अंदर उन्होंने चल पड़ा जी, फेयर वैल्यू इसी को ही डेप्रिशिएट करना है और उसके लिए उन्होंने रेट शेड भी दिया होगा कहीं, देखो, टैक्स अथॉरिटीज ग्रांट 20% अलाउंस ऑन इक्विपमेंट ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। तो टैक्स वाले क्या करते हैं जी? 20% के हिसाब से आपको, तो रेंट रिसीव्ड पूरा 10,000 वो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है? रेड ही कर रहा हूं मैं, एड रेंट रिसीव्ड, इसको टैक्स लगाएंगे वो कितना जी? ना 10,000, पूरे 10,000 पे वो टैक्स लेंगे, ठीक है? बहुत दूर निकल रहा है ये, मिक्स हो रहा है ये, थोड़ा सा इधर लेके आओ, 1.5 लाख जी, सही है? इस पे टैक्स लेंगे और साथ ही वो क्या कह रहे हैं? हम आपको अपने रूल्स वाली डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे। टैक्स डेप्रिसिएशन लिख दूं मैं, टैक्स डेप्रिसिएशन पीपीई के ऊपर। ये कहां से आ गया पीपीई? भाई पहली बात है वो टैक्स वाले कहते हैं ये लेसर का एसेट है और लेसर का एसेट भी पीपीई है, तो अपने रूल्स के हिसाब से उन्होंने कितने की एसेट? 37,908 डिवाइडेड बाय, नहीं, हाँ 20% गिना, 37,908 इंटू 20% कितना आता है? 7, ये 7,582 की डेप्रिसिएशन इन्होंने अलाउ कर दी। यानी इनके हिसाब से 37,908 वाला पीपीई डेप्रिसिएशन 7,582 माइनस करने के बाद क्या बुक वैल्यू शो करेगा? टैक्स बेस 326। ले जी, ये मैंने रेड काम कर दिया है टैक्स वालों के हिसाब से। अब तरतीब आखिरी बार सुन ले, लेट आने वाले भी। टैक्स वाले क्या कहते हैं? टैक्स वाले कहते हैं, लेसी को क्या कहते हैं? लेसी, ये हम करके आए थे, लेसी तुम्हें सिर्फ हम रेंटल पेड अलाउ करेंगे, ठीक है? और तुम्हारा कोई एसेट वैसेट नहीं है, ये जिसके नाम है उसी का है। वो असल में सब्सटेंस ओवर फॉर्म को नहीं ना मानते, वो कहते हैं नहीं, लीगल फॉर्म क्या है, नाम किसके है, तुम्हारा नहीं है, ठीक है? ये बात हमने की हुई थी। इधर आए, लेसर को क्या कहते हैं? लेसर कहते हैं भाई ये तुम्हारा एसेट है। सर वो फाइनेंस, यार फाइनेंस ऑपरेटिंग क्या होता है? चलो निकलो, IFRS 16 उठाओ और निकलो यहाँ से, हमें क्या पता, तुम्हारे नाम एसेट तुम्हारा है, तुम्हारा पीपीई है, बैलेंस शीट में इसे शो करो और हम तुम्हें अलाउ करेंगे इसकी डेप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंस, लेकिन तुमने जो किराया इंस्टॉलमेंट रिसीव की है वही तुम्हारी इनकम मानते हो, तुम्हें उस पर टैक्स भी लगाएंगे। अब तरतीब क्या रखनी है? वर्किंग करके सबसे पहले हमने ब्लैक करना है, जो अकाउंटिंग में हमने किया उसे उल्टा दें। अब लेसर
लेसर इनकम स्टेटमेंट में इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करता था और बैलेंस शीट में लीज रिसीवेबल और इंटरेस्ट रिसीवेबल नजर आता था। एडवांस वाले सवाल में इंटरेस्ट रिसीवेबल, ठीक है। तो क्या करना है हमने, सबसे पहले पीएनएल के अंदर जो हमने अकाउंटिंग में किया उल्टा दें, तो क्या रिकॉर्ड किया हुआ है इंटरेस्ट इनकम, वो उल्टा दी हमने। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, हम अकाउंटेंट्स के हिसाब से बैलेंस शीट में क्या नजर आना चाहिए, लीज रिसीवेबल, जो लेसर रिकॉर्ड करता था वो लिख दिया। ये करने के बाद ये अब अकाउंटिंग पीएनएल में उलट गया और अकाउंटिंग में बैलेंस शीट में क्या आता है वो नजर आ रहा है। अब आते हैं टैक्स की तरफ। टैक्स वाले क्या कहते हैं, वो नहीं पढ़ाया मैंने, वैसे ही बता रहा हूं। टैक्स वाले क्या कहते हैं, भाईजान ये कोई चक्कर नहीं है, आपको हम अलाउ करेंगे इस ये एसेट किसका है, आपका। पहली बात तो ये है कि इस एसेट को अपने पास पीपीई के तौर पर रिकॉर्ड करो, हम आपको इसकी डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे। तो ये डेप्रिसिएशन अलाउ कर रहे हैं और ये बुक वैल्यू यानी टैक्स बेस आ रही है टैक्स वालों के हिसाब से, और जो आपने रेंट रिसीव किया है उस पर आपसे टैक्स भी लेंगे। सवाल खत्म है जी, ठीक है, सवाल इज डन एंड डस्टेड। मुझे बताओ जी टैक्सेबल प्रॉफिट क्या आ रहा है, 148,627 और इस पर टैक्स लगेगा 35% है जी। कितना आता है, 52019। इसकी एंट्री क्या होगी, बाकी एंट्रीज के साथ साथ सीटीई डेबिट सीटीपी क्रेडिट, ठीक है जी, 52019। बाकी एंट्रीज तो पता है क्यों नहीं मैं करवा रहा, वो नीचे मैं दिखाऊंगा जाके, आपको सोल्यूशन में लिखी हुई है। वो कौन सी हैं, XYZ लेसर है ना, तो उसने अपनी एंट्रीज करनी है लीज पर देने की, तो वही पुरानी एंट्रीज जो हमने सीखी हुई हैं, ठीक है। वो एंट्रीज क्या होंगी, लीज रिसीवेबल डेबिट एसेट क्रेडिट फेयर वैल्यू, याद आ रहा है। फिर इसकी एंट्री क्या करता था, कैश डेबिट लीज रिसीवेबल क्रेडिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। ये पहले साल की एंट्रीज हो गई, ये अकाउंटिंग हो गई। ये सब कुछ करने के बाद फिर हमने करंट टैक्स की वर्किंग शुरू की, तो हमने कहा हो इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कर दी, उल्टा दो। टैक्स वाले कह रहे हैं कि कोई लीज रिसीवेबल नहीं है, टैक्स वाले कह रहे हैं तुम्हारा पीपीई है, इसकी ये डेप्शन अलाउ करेंगे और रेंटल पे तुमसे टैक्स लेंगे, ठीक है। तो अगली चीज अब क्या आएगी, अब यहां से ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी एसेट है, ये भी एसेट है। एसेट की कैरिंग अमाउंट ज्यादा है टैक्स बेस से, तो यहां पर क्या आ जाएगा, टैक्सेबल टीटीडी आ गया। और यहां पर ये क्या, ये भी एसेट है जी, 30,326 डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस जी, 1373 नेट में क्या आया, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, और इसका आंसर 481 डेफर टैक्स लायबिलिटी। ओपनिंग कुछ है जी, इसी साल में काम शुरू हो रहा है सारा, ठीक है। क्लोजिंग आपका निकल आया 481। ब्लू मार्कर कहाँ है, ब्लू मार्कर से निकाला करते थे, याद है, डेफर टैक्स एक्सपेंस बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग डेफर टैक्स एक्सपेंस आ गया इस तरफ जी, कितना, तो ये आपकी दूसरी एंट्री है, जो आपकी एंट्रीज में मैं दिखा देता हूँ। ये एंट्री बन रही है DTL/A का अकाउंट क्रेडिट DTE, तो DTE डेबिट DTL/A क्रेडिट कितने से, 481, ठीक है। तो समझ आ गई। बाकी एंट्रीज कौन सी होंगी, लीज पर एसेट दिया, इंटरेस्ट इनकम बुक की, डेप्शन नहीं लेते होते, ठीक है। उसके बाद ये टैक्स की एंट्रीज आ जाएंगी, चेक करते हैं जरा। ये लीज रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट एसेट क्रेडिट, बैंक डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, लीज रिसीवेबल क्रेडिट, करंट टैक्स यही आ रहा है देखो, डेफर टैक्स यही आ रहा है देखो। एंट्रीज हो गई सेम, 5 की एंट्रीज पूरी हो गई, 6 आपके होमवर्क में सेम इसी तरह से चलना है, पहली एंट्री भी नहीं होनी उल्टा, और ठीक है। तो आखिरी बार सुनो दोबारा से, टैक्स वाले लीज के मामले में लेसी को कुछ इस तरह की बात करते हैं कि तुम्हें हम पीएनएल में तुम्हारा पीएनएल का एक्सपेंस हम समझेंगे जो रेंट तुमने पे किया, और बस तुम्हारा कोई एसेट वैसेट नहीं है। इसीलिए तो लेसी वाले सवालों के अंदर हम देखते थे राइट ऑफ यूज भी जीरो, लीज लायबिलिटी भी जीरो, इंटरेस्ट पेबल सब कुछ जीरो आ जाता था, याद है, बोलो क्यों, क्योंकि वो कहते थे ऐसी कोई चीज है ही नहीं, और इंटरेस्ट भी उल्टा, डेप्रिसिएशन भी उल्टा, सिर्फ क्या अलाउ करते थे, रेंटल पेड। तो इतनी सी बात ही है। टैक्स वाले कहते हैं लेसी तुम्हारा सिर्फ ये रेंटल पेड एक्सपेंस है और तुम्हारा कोई एसेट वैसेट नहीं है, और लेसर को कहते हैं ओ भाई लेसर ये तुम्हारा पीपीई है, इसकी डेप्शन अपने रूल्स वाली तुम्हें अलाउ करेंगे, और तुमने जो रेंट इसने पे किया उसको उधर अलाउ करके आए हैं, तुमने यहां रिसीव किया, तुम्हें इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे।
सवाल शुरू हुआ तो हमने वर्किंग करके अब सबसे पहले क्या करना है, हम जो कर चुके ये एंट्रीज में नजर आ रहा है आपको, हमने क्या किया, लेसर ने क्या किया, लेसर ने लीज रिसीवेबल रैपिड करके एसेट क्रेडिट कर दिया अपनी IFRS 16 की काउंटिंग समझते हुए इसको सारी, ठीक है। बैंक डेबिट इनकम बुक की इसने और लीज रिसीवेबल क्रेडिट किया। टैक्स वाले आगे बढ़े और कहने लगे ये कौन सी इनकम है भाई, उल्टाओ, तुम्हारी इनकम क्या है जो तुमने 10,000 रिसीव किया। तो वो फिर रूल्स आगे चल पड़ते हैं, ठीक है। तो तरतीब क्या रखनी है हमने, जब वर्किंग कर ली उसके बाद हमने क्या कहना है, करंट टैक्स में जो अकाउंटिंग वालों ने P&L में जो हमने किया है, अकाउंटिंग वालों ने अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक उसको उल्टा दें और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में वो लिख लें जो हम अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट में आता है। उसके बाद टैक्स वाले आगे बढ़ेंगे, वो कहेंगे ये क्या है, ये तो तुम्हारा PPE है, तुम लेसर हो, ये तो तुम्हारा PPE है, ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट। और PPE भी जो है वो डेप्रिशिएट करने देंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन अपने रूल्स के हिसाब से डेप्रिशिएट करेंगे। तो ये बुक वैल्यू आ गई इसकी, ये डेप्शन अलाउ कर दी उन्होंने। और जो 10,000 तुमने रिसीव किया है वो तुम्हारी क्या है, इनकम, जिसके ऊपर हम टैक्स लेंगे। ओके, तो यहाँ से करंट टैक्स आ गया और फिर ये क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स और ये डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस की फिगर नोट कर लें, पिक्चर ले लें। अच्छा जी, चलें आगे। इसका 2006 अब आपका होमवर्क है, हो जाएगा। नेक्स्ट 2000, ये क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बस सारा सवाल सेम है, एनुअल रेंटल जो है वो पेएबल इन एडवांस है। तो ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आए भाई, ये इजाज मिटा दें ज़रा, तब तक हम सवाल पढ़ लेते हैं। कोई नोट तो नहीं कर रहा, जल्दी करें, 1 मिनट रुक जाए, इधर ही बैठ जाए। पिक्चर ले लें, ले लिए, क्या सलाह चाह रही, पिक्चर लेने के मुज़ाकरात हो रहे हैं। अच्छा, इसी के मिटा दो। XYZ लिमिटेड एंटर्ड इनटू एन ऑपरेटिंग लीज। लो जी, लेसर की ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज, ये तो हमारे हिसाब से है। टैक्स वाले तो ये कहते हैं लेसर को, ये बस, वो ऑपरेटिंग फाइनेंस को नहीं जानते। वो कहते हैं जो भी लीज है वो कोई लीज नहीं है, बस किराए पे तुमने एसेट दिया हुआ है, तुम्हारा PPE है, हमारे रूल्स के हिसाब से डेप्रिशिएट करो और जो तुमने किराया रिसीव किया उस पर टैक्स दे दो। इतना ही सिंपल है ये, ठीक है। बस किया नहीं हुआ था इसलिए आज करते हुए लग रहा, पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। मैं हमारे सिलेबस में ही नहीं है, ट्रांसफ़र नहीं होता जी। आखिरी साल की काउंटिंग हमारे सवाल में, हमारे सिलेबस में नहीं है। फाइनल में भी जाके कुछ पढ़ना है ना बेटा आपने, उन उस्तादों से पूछना। अच्छा, एनुअल रेंटल पेएबल एट बिगिनिंग ऑफ ईयर वाज एग्रीड एट, लो जी, एनुअल रेंटल ये एग्री किया है हमने, यूजफुल लाइफ है 5 साल, इंटरेस्ट इतना है, फेयर वैल्यू इतनी है, लेसर अकाउंटिंग प्रॉफिट इतना है, टैक्स रेट इतना है, टैक्स अथॉरिटीज़ जो हैं वो स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिशिएट करने देती हैं। सॉरी, मैं भी कहूँ किराया नहीं बदल रहा, मैं ढूंढ रहा था आगे, किराया बदले। आ जाओ जी, आ जाओ। ऑपरेटिंग लीज में 1 जुलाई 3 को एंटर हुए हैं। एग्रीड टू लीज अ प्लांट फ्रॉम XYZ विच हैड कॉस्ट, हमें इससे क्या, चलो देखते हैं, ज़रूरत तो पड़ेगी टैक्स वाले जब आएंगे तो। ऑन 1 जुलाई 3 ऑन फॉलोइंग टर्म्स, इंसेप्शन है 1 जुलाई 3 पर, लीज पर एसेट पकड़ा देना। लीज कौन सी है, ये टेस्ट वेस्ट आप नहीं लगाने, बता दिया सवाल ने, ठीक है ना। इसमें जो सिखाया जा रहा है, क्योंकि लीज हमने सीखी हुई है, इस वक्त सिखाया जा रहा है कि इसको टैक्स के साथ कैसे मिक्स करना है, ठीक है। 10 मिनट का सवाल है अब, क्योंकि बात हो चुकी है, रूल पक्के रखने हैं। लीज पीरियड 3 साल है, यूजफुल लाइफ 6 साल है, यहाँ से पता लग रहा है। लीज इंस्टॉलमेंट 3000 है, 1000 में बात करें तो, टू बी रिड्यूस्ड एनुअली और पेएबल इन एरियर, यानी 30 जून 4 पे पहला किराया 3000, फिर 30 जून 5 पे थोड़ा कम, फिर 30 जून 6 पे थोड़ा कम। लेकिन ये तो रेंट रिसीव्ड है। हम ऑपरेटिंग लीज में क्या कहते थे, स्ट्रेट लाइन के ऊपर इनकम आया, कमाया, घिसाया, याद आ रहा है। वो सारा कुछ इन्होंने किया उन्हें अकाउंटिंग में, उल्टा देंगे सारा पकड़ के, ठीक है। खैर चले, पहले तो वर्किंग करेंगे ना हम। XYZ डेप्रिशिएट करता है प्लांट को स्ट्रेट लाइन बेसिस पर, तो 6 साल लाइफ है तो
ये अपने हिसाब, इनका भी पीपीई होता है ये, ठीक है ना, ऑपरेटिंग लीज वाला। टैक्स वाले अपनी ही मुसीबत बीच में जो है वो डाल के रखेंगे। प्रॉफिट ये आ रहा है, कैपिटल अलाउंस कहते हैं पहले साल की डेप्रीसिएशन को, पता है आपको, टैक्स पढ़ा हुआ है। डेप्रीसिएशन, इनिशियल अलाउंस, कैपिटल अलाउंस, डेप्रीसिएशन का नाम है कैपिटल अलाउंस, ठीक है। सिर्फ एक साल है ना, तो उस साल को उन्होंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ही बता दिया, ठीक है, और सही है। चलें आगे, चलो अब शुरू करते हैं जी काम। सबसे पहले तो हम अकाउंटिंग वाली वर्किंग कर लेते हैं। ऑपरेटिंग लीज में क्या करते थे, भूल गए सर, 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 भूल गए, क्या बातें कर रहे हैं आप, भूल गए हम, ये पढ़ा है, कहीं दूर नहीं जाना। वर्किंग में क्या लेंगे, रेंटल इनकम कैलकुलेशन ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, अभी करते हैं। फिर पीएनएल में लेसर ऑपरेटिंग लीज वाला क्या शो करता था, रेंटल इनकम लेकिन स्ट्रेट लाइन वाली, और डेप्रिसिएशन ऑफ पीपीई। बैलेंस शीट में अपना पीपीई शो करता था और वो लेजर बना के रेंट रिसीवेबल या अनअर्न्ड आ जाता था, लेकिन वो आज वाले सवाल में नहीं आने लगा इंशाल्लाह, ठीक है, क्योंकि आज वाले सवाल के अंदर क्या आएगा, लेट्स सी, लेट्स सी। अब स्ट्रेट लाइन पे करने की वजह से भी तो गड़बड़ होती थी, असल तो होती इसी वजह से थी। चलो देखते हैं, ठीक है, ये करते थे अकाउंटिंग के अंदर। नोट शोट छोड़ो, सिर्फ इसका काम चल रहा है। एंट्रीज क्या करेगा, जो आपके सवाल के सोल्यूशन में होंगी, एसेट खरीदेगा, फिर उसको किराए पे देना है बस। आईडीसी की एंट्री ये है, ठीक है कोई नहीं सवाल में, आया, कमाया, घिसाया, याद आ रहा है कुछ, ये 3 एंट्रीज होती थी, तो ये हमने पहले कर लेना है, ठीक है। तो बताओ जी, वर्किंग सबसे पहली जो होगी वो क्या होगी, अब डेट और इंस्टॉलमेंट जी। पहला किराया 30 जून, साल कौन सा, 4, यकम जुलाई 3 को लीज पे दे रहे हैं ना, तो पहला किराया तो 30 जून 4 को ही आएगा ना। तो 30 जून 4 कितना किराया, 3000, फिर 30 जून 2005 पे क्या किराया आएगा, टू बी रिड्यूस कितना, तो ये 95 कर दो, 2850, फिर 30 जून 2006, इस 2850 को फिर और कम कर दो, 27, कुछ यादें ताज़ा हो रही हैं। IFRS 16 नहीं पढ़ा रहा, IAS 12 के साथ मिक्स कर रहा हूँ, लेसर को रहता था, ठीक है जी। अब अकाउंटिंग में तो हमने क्या करना है, स्ट्रेट लाइन की इनकम निकालनी है, तो टोटल करो 8558, ठीक है जी। अब रेंटल इनकम कितनी आती थी, रेंटल इनकम के लिए हम कहते थे जी 8558, साल हैं तो जितने साल हैं उससे डिवाइड कर दो जी, 2853 पर एनम। अब अकाउंटिंग में हम क्या करते थे, देखना जरा, एसेट खरीदा, एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट, उसके बाद लीज पर दे दिया, लेकिन लीज कौन सी है, ऑपरेटिंग, इसलिए किताबों से इसने निकलना नहीं है। अब करते थे एंट्री, आया, कैश डेबिट, रेंट रिसीवेबल क्रेडिट, कमाया, रेंट रिसीवेबल डेबिट, रेंटल इनकम क्रेडिट, घिसाया, कॉस्ट पकड़ के यूजफुल लाइफ पे डेप्रिसिएशन, और एंड पे वो लेजर बनता था, रिसीवेबल या अनअर्न्ड भी निकल आया करता था। कुछ याद आ रहा है, अब तरतीब वही रखनी है। करंट टैक्स, अब ये तो एक ही साल है ना, इसलिए इसका कोई होमवर्क भी नहीं, कौन सा साल है, 30 जून 2004 वाला जी। पीबीटी कितना आ रहा है, 3000, 1000 में चल रहे हैं आप लोग। उसके बाद दूसरी वर्किंग कौन सी होगी जी, डेफर टैक्स लाइबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन 30 जून 2004, जिसमें कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस और टैक्स। जरा 1 मिनट के लिए आप सोचो, बस मुझे ना बताना, बस सोचो। जी करूं कुछ, एक और वर्किंग साथ ही बना करती थी, ये वर्किंग 1 होती थी, और रिसीवेबल अनअर्न्ड के लिए हम ये वर्किंग करते थे ना, रेंट रिसीवेबल, ऊपर लिखा करते थे फॉर बोथ रेंट रिसीवेबल एंड अनअर्न्ड रेंट, आई हैव यूज्ड द वर्ड रेंट रिसीवेबल, ठीक है। तो आया कैश डेबिट, रेंट रिसीवेबल 3000, रेंट कमाया, कमाया की एंट्री होती थी, रेंट रिसीवेबल डेबिट, रेंटल इनकम क्रेडिट, रेंटल इनकम चलो ठीक है, कितना 2853। अब आया ज़्यादा कमाया कम,
तो अनअर्न्ड आ रहा है नहीं, कितना, किस दिन, 30 जून 2004 पे क्लोजिंग अनअर्न्ड, क्लोजिंग अनअर्न्ड यानी लायबिलिटी कितना 147। लो जी, ये अकाउंटिंग मुकम्मल है। अब हमारी एंट्री सिर्फ करवाई हुई हैं। अब तरतीब वही, सबसे पहले क्या करो, जो अकाउंटिंग में हमने किया उसको उल्टा दें करंट टैक्स में। हमने अकाउंटिंग में क्या किया है, ये रेंटल इनकम P&L के अंदर जाती है, ऐसे ही है। तो हमने ये रेंटल इनकम रिकॉर्ड की हुई है। टैक्स वाले क्या कह रहे हैं, तो लेस कर देंगे हम रेंटल इनकम, कितनी जी 2853 लेस कर दें। उसके बाद हम अकाउंटेंट्स की बैलेंस शीट में क्या नजर आएगा, एक तो PPE नजर आएगा, वो PPE हमारे रूल्स के हिसाब से डेप्रिशिएट होकर आएगा। लेकिन एक और चीज जो आनी है वो क्या है, अनअर्न्ड रेंटल इनकम, वो कितना आ रहा है 147, ये वर्किंग नंबर 2 से। अब चूंकि ऑपरेटिंग लीज है तो हम भी डेप्रिशिएट कर रहे हैं उसको, किसके ऊपर, वो कह रहा है जी यूजफुल लाइफ कितनी है 6 साल और XYZ डेप्रिशिएट प्लांट ऑन स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब हमने डेप्रिशिएट किया है इसको। टैक्स वाले क्या कहेंगे, तुम्हारे वाली डेप्शन हम नहीं मानते, इसको उल्टा दो, इसको उल्टा दो। कितनी थी कॉस्ट इसकी, एसिडी कॉस्ट कितनी थी 15 लाख। तो इधर आओ, ये भी ऐड बैक करके उल्टाओ, अभी भी अकाउंटिंग ही उलट रही है। क्या है जी, अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन 15 लाख को 15 मिलियन है, 15 मिलियन है ना, 15,000 कर दिया, 1000 में चल रहे हैं, डिवाइडेड बाय 6, पूरे साल की डेप्शन 2500, ये क्या कर दिया हमने ऐड, ठीक है। और यहां पे हमने 2500 माइनस करके कितना आता है, ये शो कर दिया। अभी तक मैंने सिर्फ वही काम किया पिछले सवाल की तरह से, करंट टैक्स में अकाउंटिंग को उल्टा दिया है और डेफर्ड टैक्स में वो लिखा है जो हम अकाउंटिंग वालों के हिसाब से नजर आना चाहिए। कोई मसला, टैक्स वाले आएंगे क्या कहेंगे, सवाल को छोड़ो, सवाल में क्या लिखा उसको छोड़ो, इधर मुझे बताओ टैक्स वाले क्या कहेंगे। ले सर ये तुम्हारा PPE है, अच्छा खैर ये ऑपरेटिंग लीज में हमारा अकाउंटिंग में भी PPE है, लेकिन फिर भी फर्क तो होगा। वो क्या होगा, वो अपने रूल्स वाली डेप्शन अलाउ करेंगे, और हमने रेंट इनकम रिकॉर्ड की थी वो उन्होंने रिवर्स करा दी थी, तो टैक्स डेप्शन अपने रूल्स वाली अलाउ करेंगे और रेंट रिसीव्ड को टैक्स लगाएंगे, ठीक है। तो आ जाओ भैया, इनके रूल्स वाली डेप्शन कितनी है, कैपिटल अलाउंस कितना है जी 2000। तो लाल आगे बढ़ा और लाल ने आगे बढ़कर कहा कि हम आपकी रेंट रिसीव्ड को टैक्स लगाएंगे, रेंटल इनकम नहीं, रेंट कितना, ये 3000 पे हमें टैक्स दे दो, इसीलिए हमने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। और तुम्हें हम अलाउ करेंगे टैक्स रूल्स वाली डेप्रीसिएशन एज एन एक्सपेंस। तो टैक्स डेप्रीसिएशन कितनी सवाल में गिवन है 2000। अब कॉस्ट पे तो कोई लड़ाई नहीं है, तो 15,000 माइनस 2000, टैक्स बेस कितनी आ जाएगी 13,000। लेकिन इसको तो टैक्स वाले मानते ही नहीं, ये क्या बला है। ले जी टैक्स आपके सामने, समझ आ गई। नेक्स्ट, टैक्सेबल प्रॉफिट बताएं 3647, और टैक्स क्या रेट है, कितना जी 12। अब टाइम ज़ाया करवा रहे हैं मेरा, ये CTE डेबिट CTP क्रेडिट आ जाएगा, ये एसेट है तो 500 का क्या है DTD नहीं आ गया, कैरिंग अमाउंट कम है ना। उसके बाद ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कैरिंग अमाउंट ज़्यादा हो टैक्स बेस से, तो ये भी क्या होता है डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। टोटल करो 647 का डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, और इस पर टैक्स रेट लगाओ 226 का डेफर्ड टैक्स एसेट आ गया। वर्किंग नंबर जो भी चल रही है DTL A/L कर दो, ब्रॉड डाउन कोई भी नहीं है, कैरी डाउन 226 आ गया, और DTE बैलेंसिंग आ गया 220। तो दूसरी एंट्री बनी DTL/A डेबिट DTE क्रेडिट 226। अब ऑपरेटिंग लीज है, तो सवाल के सॉल्यूशन में जाकर देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये रहा, एसेट खरीदा,
एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट, फिर आया, कमाया, घिसाया, ये हमने अकाउंटिंग एंट्रीज की। फिर हमने सब कुछ जो खुद किया था वो उल्टा उल्टू के कर करा के टैक्स निकाला। करंट सीटीई डेबिट 1276 और डीटीई क्रेडिट 226। चेक करो, 1276 सीटीई डेबिट सीटीपी क्रेडिट और डीटीएल/ये डेबिट डीटीई क्रेडिट 226 ही आ रहा है। राउंडिंग का डिफरेंस है अगर है तो, ठीक है, वर्किंग्स देख लेना। ओके, और आखिरी बात जो यहां पर रह जाती है वो है क्वेश्चन नंबर 4। लेसी की नॉर्मल लीज तो हमने हर सवाल में बहुत दफ़ा देखी, पास पेपर में भी काफ़ी दफ़ा आई हुई थी। लेसी की लो वैल्यू लीज जो है वो हमने IAS 12 के साथ मिक्स नहीं की थी, आई नहीं थी, ठीक है, तो इसलिए उसको यहीं पर ही अब कर लें। जी बच्चों, सवाल है, पढ़ें ज़रा। मोइन लिमिटेड ऑब्टेन ऑन लीज अ लैपटॉप फ्रॉम XYZ ऑन जकम जुलाई 3। भाई समझ आ रही है? बात तेज़ है थोड़ी सी इस वजह से कि IFRS 16 आता है, लेकिन IFRS 16 में सबसे बुनियादी सवाल उठाए हैं, सिर्फ IAS 12 मिक्स करना था, उसको मैं आराम आराम से मिक्स करा रहा हूँ। अब मैं लेसर का ये सवाल आपको आधे घंटे में कराऊँ तो आप लोगों के साथ ज़्यादती है, सेकेंड टाइम में बुला, ठीक है ना, कोई ज़रूरत नहीं है, वो हमें आता है। असल चीज़ क्या है, IAS 12 और उसकी अप्रोच क्या सिखाई है, बस इसको पक्का रखना है। क्या अप्रोच सिखाई है? वर्किंग शर्किंग करके सबसे पहले क्या करो, करंट टैक्स में जो अकाउंटिंग है उसको उल्टा दो और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में अकाउंटिंग वालों की जो बैलेंस शीट बनती है वो बना लो। उसके बाद टैक्स वाले आगे बढ़ेंगे, टैक्स वाले कहेंगे हम आपको अपने रूल्स के हिसाब से चलाएंगे। हम रेंट रिसीव्ड को, ये दोनों में सेम आता है, ऑपरेटिंग हो या फाइनेंस हो, उनको क्या इससे फर्क पड़ता है, हम जो तुमने रेंट रिसीव किया उसे टैक्स लगाएंगे और अपने रूल वाली टैक्स तुम्हें अलाउ करेंगे, ठीक है। और यहां पर आकर इस चीज़ की इनकी अपनी टैक्स बेस आ गई और इसको मानते नहीं। पिछले सवाल में क्या था, पिछले सवाल में वो तो हम कह रहे थे कि लीज रिसीवेबल है, वो कह रहे थे ये नहीं है, ये पीपी है, तो ये थोड़ा सा फर्क था। इसके अंदर बस आपने तवज्जो से देखना है कि कोई मसला इसमें ना। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं वो नहीं मिटाता इसलिए इधर देख लो, मैं वो नहीं मिटाता इसलिए मैं इधर आ गया। लीज पीरियड 3 साल है, इंस्टॉलमेंट 3000 की एरियर में 5% रिडक्शन के साथ। लीज पर इन्होंने लैपटॉप लिया है, इसलिए ये लेसी का सवाल है, लेकिन लैपटॉप आपको पता है एक लो वैल्यू एसेट है, ठीक है, तो हम एग्जम्पशन वाली, मैंने कहा था अगर इस तरह का लो वैल्यू एसेट दे तो आपने एग्जम्पशन वाले मामले को ही लेकर चलना है, ठीक है ना। अब लेसी प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4000 है, टैक्स रेट 35% है, जर्नल एंट्रीज करनी है, अभी कर लेते हैं जी। सबसे पहले तो हम वर्किंग नंबर 1 करेंगे। उसमें क्या करते थे आप, याद है कुछ? बिल्कुल वैसे ही जैसे लेसर की ऑपरेटिंग लीज चलती थी उसी तरह से इसकी वर्किंग कर लेते थे, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे डेट और इंस्टॉलमेंट्स। जी बच्चों, डेट यकम जुलाई 3 को हमने लैपटॉप लिया है, एरियर में किराया आना है एनुअली, तो 30 जून 2004 को पहला किराया कितना, 3000। सवाल भी सेम ही लग रहा है ना, 3000। दूसरी तरफ अच्छा, फिर 30 जून 2005 पर भी नहीं, 3000 का 95%, सेम ही डाटा है, उठाओ 2850। उसके बाद 30 जून 2006 पर 2850 को 95% कर दो, 2708। टोटल करो, इसको डिवाइड करो 3 से, आंसर 2850, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, रेंट एक्सपेंस, रेंट 8558 डिवाइड बाई 3 कितना जी, 2853 पर एनम या पर ईयर। अब यहाँ पे आया कमाया नहीं होता था, आया कमाया किस आया नहीं होता था, इसमें गया खर्च हुआ, गया खर्च हुआ, गया खर्च हुआ, ठीक है। अच्छा, अब करंट टैक्स में वर्किंग 1 हो गई। अच्छा, एक और वर्किंग भी करते थे, वो भी यहीं पे ही कर लें, अब जगह ही कोई नहीं यार, यहाँ सोल्यूशन को मिटा दें जी। यहाँ पर वर्किंग नंबर 2 कर लें, रेंट
पेएबल, जैसे वहाँ रेंट रिसीवेबल होता था, यहाँ रेंट पेएबल भी तो बनता था ना। तो गया कैश क्रेडिट, तो रेंट पेएबल डेबिट, ये कैश क्रेडिट हो रहा है ना, ठीक है। तो रेंट पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, याद आ रहा है कितने से? 3000 से। और खर्च हुआ रेंट एक्सपेंस डेबिट रेंट पेएबल क्रेडिट, तो एक्सपेंस इस तरफ आ गया कितना 28, और यहाँ पर क्या निकला क्लोजिंग में पेएबल, कितना पेएबल है, प्रीपेड है, तो प्रीपेड निकला है, एसेट है, एसेट, ठीक है जी। क्लोजिंग प्रीपेड, यानी कि आपने पे किया 3000, खर्चा सिर्फ 2800 हुआ, तो बाकी 147 का प्रीपेड। ये आपकी अकाउंटिंग हुई है अभी तक। कोई नई चीज़ यहाँ तक है तो बताओ। अब नई चीज़ आती है, अब सुकून से देखो। करंट टैक्स, जी बेटा पीबीटी सवाल में गिवन है 4000। जो अकाउंटिंग वालों ने किया हुआ है वो उल्टा दो। अकाउंटिंग वालों ने क्या किया हुआ है, ये एक्सपेंस बुक किया है, वो कह रहे हैं चलो जी फटाफट उल्टाओ, ऐड बैक करो रेंट एक्सपेंस जी कितना 2853। उसके बाद वर्किंग नंबर 4 हमारी हो जाएगी डेफर टैक्स लाइबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन वाली। उसके अंदर रेंट प्रीपेड कितना आ रहा है 147। मैंने अभी तक सिर्फ अकाउंटिंग लिखी, अब टैक्स वाले आगे बढ़ेंगे। कोई ऐसी बात लिखी हो कि टैक्स वाले डेप्शन अलाउ करते हैं, ये वो कुछ ऐसी बात है ही नहीं, ठीक है ना। छोटा सा एसेट है, लो वैल्यू एसेट है। टैक्स वाले आगे बढ़े और वो बढ़ के क्या कहेंगे, वो तो लेसर को यही कहेंगे, सॉरी लेसी की बात हो रही है। ये देखो लेसी को वो क्या कहते हैं असल में ना, ये एसेट किसके नाम होगा, तो लेस। अब टैक्स वाले क्या कहेंगे, भाईजान आपको तो सिर्फ जो किराया पे कर रहे हैं वो हम अलाउ करेंगे एज एन एक्सपेंस, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इसका मतलब टैक्स वाले आगे बढ़ के कहेंगे 3000 आपको हम अलाउ करते हैं एज आ रेंट मतलब एक्सपेंस, लेकिन ये रेंट पेड है, कितना 3000। और इनकी दुनिया में ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही, एसिड तो इनका है ही नहीं ना, वो तो सिरे से ही ख़त्म होगी कहानी, ठीक है। और भाई सही है, अब यहाँ से मेरे ख्याल में कंप्लीट करना कोई ऐसा मसला नहीं है। करंट टैक्स निकल आएगा, यहाँ से डिफरेंस लेकर आप डेफर टैक्स का क्लोजिंग निकालोगे और अल्लाह अल्लाह खैर सब। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, चलें जी, अब ये तो बात होगी ख़त्म। अब अगर आप इजाज़त दें तो कंसोलिडेशन की एक एडजस्टमेंट भी डिस्कस कर लूँ चलते चल। अच्छा वैसे बता दूँ, मतलब चलो करता नहीं हूँ डिस्कस ज़्यादा, लेकिन आपके होमवर्क में ना एक एडजस्टमेंट है जो आपको थोड़ा तंग करेगी। होमवर्क कौन सा है, पास पेपर 4 तो मैंने डिस्कस कर लिया था, दूसरा जो है पास पेपर 4 में भी हो सकती है। आपका डिस्पोजल है फिक्स एसेट का, देखो पास पेपर 4 में कितने दूर से जाएं और फिर वापस आना पड़े। पेज क्वेश्चन नंबर पेज नंबर ये देख रहे हैं जी, ये एज सोल्ड फर्नीचर इन ऑन यकम जनवरी 17 और हम खड़े हैं इस वक्त 30 जून 18 में, ठीक है ना। तो यकम जुलाई 17 30 जून 18, थोड़ा ध्यान ये करना कि यहाँ कहीं एसिड बिका है। तो बैलेंस शीट का सवाल करते हुए तो आप डेप्रीसिएशन लोगे 1.5 साल की, ये कल करवा दूंगा अब अगर आज आपका दिल नहीं तो, लेकिन ज़रा ध्यान रखना। वैसे मेरा दिल था ये एडजस्टमेंट, अगर आप कहें तो 2 मिनट लगने हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगना, कर लेते हैं। चलती गाड़ी है, ठीक है। चलो जी, चलो ठीक है, कर लीजिएगा, कल मैं फिर डिस्कस कर लूँगा। अल्लाह हाफिज़।